चलो प्रेयर करेंगे। या कुंदे दुतुषार हार धवला या शुभ्रवस्तामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करं प्रभृतिभिः दैवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा निशेषजाड्यापहा। चलो तो हम अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस। ओके, सो केमिकल इक्वेशंस ये पर्टिकुलरली हमने 8-9 में केमिकल इक्वेशन के बारे में ज़्यादा कुछ हम डिस्कस नहीं किए थे। बहुत इजी चैप्टर है, एकदम मतलब बेसिकली समझ में आ जाए वैसा ही कंटेंट रखा हुआ है कि एकदम मतलब जैसे स्टोरी वाइज तुम्हें पता चल जाए, कुछ याद करने की ज़रूरत ही ना रहे, यहीं पे याद रह जाए, ऐसा ही बनाया हुआ है। ओके, सो अच्छे से ध्यान देना, यहीं पे याद रह जाएगा। ओके, सबसे पहले तो ये है हमारी फर्स्ट स्लाइड। ओके, कि क्या है इसमें दिख रहा है, देख लेने दो। हाँ दिख रहा है। ओके, सो फर्स्ट तो है कि फिजिकल चेंजेस। ओके, सिचुएशंस होती है, दो तरह की सिचुएशंस होती है, एक फिजिकल चेंजेस होते हैं, ओके, और दूसरा केमिकल चेंजेस होते हैं। मतलब हिंदी में बोले तो भौतिक परिवर्तन और से रासायनिक परिवर्तन। तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस होते हैं। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से फिजिकल चेंजेस है और कौन से केमिकल चेंजेस है। तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो सपोज तुम आइडेंटिफाई करो कि वो क्या है। ओके, सपोज ये पहला जो है वो क्या है, पेपर है, वो तुम आइडेंटिफाई करना, मैं सिर्फ तुम्हें कंडीशन समझा रहा हूं कि क्या है। सो फर्स्ट वन इज, जो पेपर है उसको मैं फाड़ रहा हूं, पेपर इज स्टोन। ओके, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों? क्योंकि पेपर जल गया है। ओके, सो यहाँ पर पेपर है और उसको जला दिया है, तो क्या बचेगा? लास्ट में ऐश मिलेगी। ओके, देन यहाँ पर है वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस, मतलब उसको हम कूल कर रहे हैं। फ्रिज में से आइस क्यूब की डिश है, उसमें पानी भर रखा है और रख दिया है, सो वो आइस बन जाएगा। ओके, एंड रेस्पिरेशन, हम जो ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, वो करते हैं वो। तो जस्ट एज्यूम, फिर इसके बाद तो मैं बता ही रहा हूं, लेकिन जस्ट एज्यूम करो क्या लग रहा है कि कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होंगे या कौन कौन से केमिकल चेंजेस होंगे, क्या लग रहा है? सपोज पहला लेते हैं, पेपर को फाड़ना, पेपर को टॉर्न करना, तो वो फिजिकल चेंज लग रहा है या केमिकल? फिजिकल चेंज है, राइट। ओके, क्योंकि अब कैसे वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन तुम कैसे बोल रहे हो कि फिजिकल? हमने उसे फाड़ा है, तो उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं, कोई केमिकल इक्वेशन या कोई केमिकल, वो तो लकड़ी के वो जो पल्प से, वुड पल्प से बना था, वो तो वुड पल्प का ही है, कुछ नया नहीं हो गया है वो। ओके, सो दैट इज करेक्ट, वो फिजिकल है। देन पेपर इज बर्न्ड, करेक्ट, वेरी गुड। तो पेपर जो बर्न हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन, क्यों? क्योंकि जो पूरा था वो तो गया, अब मैं बोलूं कि लाओ भाई पेपर, तो वो तो है ही नहीं, उससे कुछ नया ही मटेरियल बन गया है, ऐश बन गया है,
CO2 गैस रिलीज हुए थे तो वो डिफरेंट है, तो वो केमिकल रिएक्शंस। देन वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस, वो क्या लग रहा है? हाँ है, ये- यस कंफ्यूजिंग है। वो आइस में जब कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स नहीं, जैसे मैंने 9th में या पहले कभी शायद बताया हो कि भाई पानी है वो तो पानी है, पानी को हम बोलते हैं H2O, चाहे वो गटर का पानी हो, बिस्लरी वाटर हो, ओशन का वाटर हो, या कोई भी हमारे पेट के अंदर का जो पानी है सबका फॉर्मूला है H2O। ओके, सो वो कंसेप्ट लगाकर तुम आंसर शायद दे सकते हो। फिजिकल। तो ये फिजिकल है। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ हम स्टेट चेंज कर रहे हैं। मतलब सपोज आइस है तो H2O ही है। ओके, ये है तो क्या H2O ही है, ये है तो H2O ही, लेकिन H2O का कौन सा फॉर्म है? से सॉलिड फॉर्म है तो आइस हो जाएगा। देन लिक्विड फॉर्म होगा, ये हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा आइस, लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा वाटर, एंड गैसियस फॉर्म में हो जाएगा गैसियस फॉर्म में हो जाएगा स्टीम, और से वाटर वेपर, दोनों ही बोल सकते हैं, स्टीम और से वाटर वेपर। डन? ओके, सो लेकिन तीनों के फॉर्मूला क्या है? H2, तीनों के। सो दैट इज द फिजिकल चेंज। नाउ रेस्पिरेशन, उसमें क्या गेस करेंगे, क्या है वो, फिजिकल या केमिकल? केमिकल क्यों और फिजिकल क्यों? क्योंकि जब मतलब हम अपने अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो उससे कोई ऑक्सीजन चेंज नहीं हो रही है, बस हमारी बॉडी के अंदर चली जा रही है, और जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था वो एक्सहेल कर ले रहे हैं, तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ रहा है इसीलिए। ओके, और हमने पहले ऑक्सीजन लिया और फिर ब्रीथ आउट किया CO2, तो फिर हाँ, तो गुड, दोनों ने अच्छे ट्राई किए। अब इसका आंसर है दिस इज अ केमिकल चेंज। क्यों केमिकल चेंज? बिकॉज जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम क्या ब्रीथ करते हैं? हम प्योर एयर ब्रीथ करते हैं, एयर। ऐसे एयर में से ऑक्सीजन निकाल लिया और ब्रीथ किया, ऐसे हम नहीं करते। हम क्या ब्रीथ, ये कॉलेज लेवल के स्टूडेंट को भी नहीं पता होता हम ब्रीथ क्या करते हैं, सब लोग ही बोल देते हैं ऑक्सीजन। ओके, हम सारी की सारी एयर ब्रीथ करते हैं। ओके, सो हम ब्रीथ कर रहे हैं, उसमें सब कुछ आ गया। सबसे ज्यादा क्या हो गया एयर में? सबसे ज्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, अराउंड 78-79%। देन ऑक्सीजन होता है अराउंड से 20-21%। बाकी का सब कुछ दूसरा, आर्गोन और हीलियम, CO2, SO2 जो अंदर है एटमॉस्फेयर में एज एग्जॉस्ट प्रोडक्ट, वो सब भी इसमें आ गया एयर में। तो हम जो लेते हैं उसमें मेजरली क्या होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हम तो बोल रहे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को हम गिन नहीं रहे, ले तो रहे हैं लेकिन यहाँ गिन नहीं रहे हैं। सो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है और उसके बाद वाटर एंड सबके साथ रिएक्ट करके वो जो ऑक्सीजन है वो कंबस्ट, मतलब कंबस्ट तो नहीं होगा लेकिन ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जा रहा है। कार्बन पार्टिकल्स तो है ही हमारी बॉडी में, तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में। सो ऑक्सीजन और लिया तो ऑक्सीजन, बाहर निकला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, मतलब केमिकल चेंज है। ओके, अंडरस्टूड? सो दैट इज अ केमिकल चेंज। तो देखो यहाँ पे मैंने समझा के फिर डिस्कस किया है अगेन, क्या कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो कैसे बोलेंगे? से चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी होगी तो फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? सो भाई उसका शेप चेंज हो जाए, जैसे कि अब हमने पानी वाला केस लिया और से पेपर वाला केस लिया, शेप चेंज हो गया, मटेरियल वो वैसे का वैसा ही है, शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, साइज बड़ा था, पेपर बड़ा था, फिर छोटा हो गया तो साइज चेंज हो गया। ओके, शेप भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया। देन अपीयरेंस और स्टेट, ये वो वापस आइस वाला एग्जांपल। अपीयरेंस कि भाई पहले तो लिक्विड दिख रहा था, अब सॉलिड दिख रहा है, स्टेट चेंज हो गया, अपीयरेंस चेंज हो गया, बट अंदर का केमिकल फॉर्मूला सबका H2O ही है। ओके, सो शेप, साइज, अपीयरेंस, स्टेट चेंज हो तो उसे हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। एंड केमिकल चेंज किसे कहेंगे? चेंज इन दी केमिकल प्रॉपर्टीज, कि भाई कुछ भी केमिकल प्रॉपर्टीज पहले हो, सपोज यहाँ पे है ऑक्सीजन और यहाँ पर आ गया है
कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो चेंजेस इन दी केमिकल प्रॉपर्टीज होगा तो वो केमिकल चेंज है, और चेंजेस इन दी शेप, चेंजेस इन दी साइज, चेंजेस इन दी अपीयरेंस और स्टेट, देन इट विल बी अ फिजिकल चेंज। सिंपल, समझ में आ गया? इजी है, बस ऐसा ही सब चलता रहेगा, मजा आएगी। ओके चलो देन नेक्स्ट, तो अब ये आंसर लिखे हुए हैं, तुम्हें पता ही है, तुमने ऑलरेडी बता दिए हैं। सो दिस इज से फिजिकल चेंज, पेपर बर्न हो गया तो केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन अगेन केमिकल चेंज, एंड वाटर इज कन्वर्टेड टू आइस, दैट इज अ फिजिकल चेंज। अंडरस्टूड? ओके चलो नेक्स्ट, अब जो हम बात कर रहे थे वो केमिकल चेंज। तो भाई ये केमिकल चेंज है क्या? यही हमारा चैप्टर है, केमिकल इक्वेशंस, रिएक्शंस। ओके, सो जो केमिकल चेंज है उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल चेंजेस है मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज का चेंज होना है, उसी को हम बोलते हैं क्या? केमिकल रिएक्शंस। ओके चलो, तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है? सो केमिकल रिएक्शंस में ऐसे लिखे हुए होते हैं जो सब्सटेंसेस होते हैं, एरो है, बीच में एरो होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, राइट हैंड साइड पे भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। तो जो ये अभी मैं तुम्हें डेफिनेशन दे रहा हूं किसकी? रिएक्टेंट की। तो जो भी केमिकल रिएक्शन, जो इसे पूरे को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है, और हम जो लिखेंगे उसको बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, क्योंकि हम इक्वेशन के तौर पे लिख रहे हैं ना। जैसे मैथ्स में हम इक्वेशन लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पर इक्वेशन, जैसे ग्राफ है तो एक लाइन है, वो लाइन को इक्वेशन के तौर पे लिख दिया हमने कि भाई y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो ये तो इक्वेशन है, लेकिन वही रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन को। वैसे ही हम इक्वेशन लिख रहे हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्रोसेस को, एक केमिकल रिएक्शन को, कि भाई H2 प्लस O2 विल गिव यू H2O। तो ये तो इक्वेशन लिखा है मैंने, लेकिन उससे मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा पानी बनने की प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये लोग, लाइक दैट। ओके, सो जो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उनको बोलेंगे रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड पे होंगे उनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट्स। सिंपल, जो लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे उनको बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पे होंगे उनको बोलेंगे प्रोडक्ट। दैट्स इट। ओके चलो, देन केमिकल रिएक्शन अगर जो हो रही है उसमें कई बार हम हीट देनी पड़ती है, कई बार हमें हीट देनी पड़ती है। मतलब जैसे केमिकल रिएक्शंस अगर करनी है, जैसे कि हमने पेपर जलाया, अभी एक पेपर बर्न किया था ना हमने, केमिकल चेंजेस का एग्जांपल दिया था हमने, तो उसमें क्या था कि पेपर इज बर्न आउट। तो हुआ क्या भाई, पेपर तो एक मटेरियल है जो फ्यूल का काम करेगा। कंबशन होने के लिए 3 चीजें नेसेसरी है, क्लास 8 में आता था। क्या, कौन सी 3 चीजें? याद करो, किसके बगैर कंबशन नहीं होगा? ऑक्सीजन चाहिए, एक तो चाहिए मुझे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर कंबशन नहीं होगा, कोई भी चीज जलेगी नहीं अगर ऑक्सीजन नहीं है तो। दूसरा सोर्स, मतलब जिससे आग लग सके। हाँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी, बर्नर और जिससे आग लग सके, मतलब कि हीट, क्योंकि बर्नर से हम देते क्या है? हीट देते हैं। या फिर लाइटर, हीट, वो लाइटर या वो सिगरेट वाला लाइटर, व्हाटएवर लाइटर, लेकिन हीट। ओके, सो स्पार्क, गाड़ी में जैसे स्पार्क प्लग होता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। हम किक मारते हैं ना, तो किक मार रहे हैं, सेल्फ स्टार्ट, किक नहीं मार, सेल्फ स्टार्ट, तो हम सेल्फ स्टार्ट मार रहे हैं तो वो स्पार्क हो रहा है, स्पार्क प्लग स्पार्क कर रहा है इंजन के जहां गैस कंप्रेस्ड है वहां पर, इसलिए चलने लगता है। ओके, तो हीट, तो एक तो है ऑक्सीजन, दूसरा है हीट, और थर्ड वन इज जिसको जलाना है, फ्यूल। कुछ तो चाहिए, लकड़ा जल रहा है तो लकड़ा तो चाहिए, नहीं तो जलेगा कैसे? ऑक्सीजन तो यहाँ पर है, और मैं लाइटर से ऐसे ऐसे करूं तो कुछ कंबशन होगा? कुछ कंबशन नहीं होगा। किसका हो कंबशन होने के लिए कुछ चाहिए, पेपर जलाओ, क्लोथ जलाओ, वुड जलाओ, कुछ जलाना पड़ेगा ना, पेट्रोल जलाओ, तो दैट ऑल थिंग्स आर फ्यूल्स। तो कंबशन होने के लिए 3 चीजें चाहिए, 3 थिंग्स आर नेसेसरी। वन इज ऑक्सीजन, वन इज से इग्निशन टेम्परेचर भी बोलते हैं, हम 8th में बोलते थे इग्निशन टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच substance starts burning. Okay, so ignition temperature, or say in other words heat, or say ignition short में लिख दिया है, सुन तो लिया ना ignition temperature. Then fuel,
ओके, ये 3 चीजें हो तब कंबशन होगा। ओके, तो अब जैसे कि ये लोग मेरे फ्यूअल है, ए और बी क्या है मेरे फ्यूअल है। ओके, और ए और बी में ऑलरेडी ऑक्सीजन है, सपोज बी है वो कोई ऑक्सीजन वाला ही कंटेंट वाला ही कुछ है। ओके, से कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ऑक्सीजन तो उसके अंदर ही है। ओके, तो फ्यूअल है, ऑक्सीजन है और हीट चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। सो हम हीट अगर दे रहे होंगे तो हम ऊपर एरो के ऊपर लिख देंगे हीट। ओके, अगर कोई रिएक्शन होने के लिए हीट इज नेसेसरी। ओके, कोई भी रिएक्शन होने के लिए, अगर जैसे हमने पेपर जलाया तो पेपर जलाने के लिए हीट इज नेसेसरी, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, से एकदम देसी वर्ड में बताऊं तो पेपर, PAPER, पेपर प्लस ऑक्सीजन and we will give heat to that, and here say it will produce CO2 plus H। तो ये केमिकल इक्वेशन बन गया जो हमने पेपर को जलाया था उसका। फिर क्या किया भाई, पहले तो रिएक्टेंट के पहले तुम्हारे पास था क्या, प्रोसेस से पहले क्या था, तो प्रोसेस से पहले मेरे पास पेपर था और ऑक्सीजन था। ओके, फिर तुमने जलाया, हीट दिया, हीट के बगैर जलेगा नहीं तो हीट दिया, फिर क्या बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर हीट कम दी तुमने, हीट नहीं, ऑक्सीजन कम दिया, देखो याद रखना, अभी बता देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभी प्रोड्यूस होता है और कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। एक हो तो उसको बोलते हैं मोनो, क्या मोनो, एक को बोलते हैं मोनो, दो को बोलते हैं डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई और चार को बोलते हैं टेट्रा। ओके, तो मतलब ये CO एक O है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये इंफॉर्मेशन के लिए है, आगे यूज आएगा, ऐसा नहीं कहीं यूज नहीं आएगा, ये चैप्टर में नहीं आएगा, लेकिन आगे पता चलना चाहिए ना कि किसको क्या बोलेंगे। ओके, कभी कभी ट्राइऑक्साइड भी आएगा, टेट्रा भी आएगा, CCl4 ऐसा लिख दे, CCl4। तो ये क्या है, ये है कार्बन, ये है क्लोरीन, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऐसे नाम देंगे, कार्बन फिर चार मतलब टेट्रा और ये क्लोरीन। तो वो सब ना नेमिंग वो पढ़ेंगे आगे आराम से, बहुत है अपने पास टाइम। बट यहाँ अगर हमें केमिकल इक्वेशन लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पूछा नहीं जाएगा, ये समझने के लिए है कि भाई पेपर था, ऑक्सीजन था, हीट दिया CO2NH। तो अगर तुम हीट दे रहे हो तो ऐसे हीट लिखो, और अगर ऐसे हीट नहीं लिखना तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, ऐसे एक ट्रायंगल बना सकते हो। ओके, ट्रायंगल। ओके, अगर हीट नहीं लिखना है तो तुम क्या करोगे, ट्रायंगल। और ट्रायंगल जब बनाते हैं तो जनरली नीचे बना देता हूँ, जनरली ऊपर बनाओ नीचे बनाओ सही है। ओके, समझ में आ गया। ओके, तो वही है केमिकल रिएक्शन। सो हीट दिया और C और D हमें मिला। अंडरस्टूड? क्लीन कर दो ना ये। यस। Then देखो, so for example hydrogen reacts with the oxygen to give us water। तो अब ये केमिकल रिएक्शन तो हो गई। अब ये जो केमिकल रिएक्शन हो गई है उसको केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे कैसे? केमिकल रिएक्शन हो गई, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और फिर वाटर बन गया। जैसे अभी हमने पेपर है, ऑक्सीजन है, हीट दे दी तो भाई जल गया, वो एश और CO2 बन गया। उसको जो मैंने लिखा था नीचे, दैट इज द केमिकल इक्वेशन। तो वैसे ही ये केमिकल रिएक्शन है और उसको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि भाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू गिव अस वाटर। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी क्या है, प्रोसेस है। तो हम हर बार प्रोसेस ऐसा लंबा लंबा नहीं लिखेंगे, छोटा छोटा करते जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस को शॉर्ट में लिखने के लिए हमारे पास इक्वेशन है। तो इक्वेशन है मतलब कैसे लिखेंगे भाई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव अस वाटर, दैट्स इट। और छोटा लिखेंगे, ये एक छोटा हुआ, इससे भी छोटा लिखेंगे। कैसे? उसके एलिमेंट के फॉर्म में। क्लास 9th में हमने पढ़ा था, एलिमेंट्स के नाम साइंटिस्ट के नेम पे दिए जाते हैं, जगह के नेम पे दिए जाते हैं, याद है ना सब कुछ? ओके, नहीं हो तो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, जितना यहाँ जरूरी होगा उतना तो मैं बता ही दूंगा। ओके, सो हाइड्रोजन तो वो है सपोज हमारा H2, वैसे ऑक्सीजन तो वो है हमारा O2 एंड देन इट विल गिव वाटर, सो से H2O। तो ये पहले ये प्रोसेस के फॉर्म में था,
ये केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में है बट इन वर्ड फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? वर्ड फॉर्म। एंड दिस वन इज द एलिमेंट का जो नेम है, नेमिंग फॉर्म में, केमिकल नेमिंग फॉर्म में है। ओके, केमिकल इक्वेशन इसे ही बोलते हैं। डन, सिंपल। ओके, सो देखो लिख दिया H2 plus O2 will give H2O। डन। चलो अब क्या ये सही है? ये लिख दिया वो H2 plus O2 will give H2O, तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या ये सही है? करेक्ट है। अभी ये वही लिखा था, यहाँ पर भी वही लिखा है, लेकिन ये क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? तो ऐसा हम एक्चुअली नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि तुम देखो, हमने एक लॉ पढ़ा था 9th में भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम बोलते थे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, वो मास कहीं पे क्रिएट नहीं किया जा सकता, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। ओके, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन 2, बट राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन ओनली 1। तो कहाँ गया भाई एक ऑक्सीजन? इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट होना चाहिए। तो ये तो हमारे लॉ ऑफ कर्मा, लॉ ऑफ नेचर के लॉ को भी तोड़ रहा है अगर ऐसा लिखा तो। ओके, कि भाई इनपुट जैसा होगा वैसा आउटपुट होगा, तो यहाँ पर तो इनपुट जैसा आउटपुट नहीं है, कुछ अलग ही मिल रहा है, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम मिल रहा है यहाँ पर। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट करेक्ट। सो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। डन। ओके, ऐसे इक्वेशन को क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है हमारा, समझ में आ गया मैथ्स का, पक्के हो जाएंगे मार्क्स। और आज तुम्हारा 1 मार्क यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। हमें गिवन होगा और बोलेंगे कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन तुम्हें दे देंगे, वर्ड के फॉर्म में दे देंगे, प्रोसेस के फॉर्म में दे देंगे, या फिर ऐसा लिखा हुआ ही दे देंगे और बोलेंगे बैलेंस करो। ओके, बैलेंस कैसे करना है? जितना ये साइड है उतना वो साइड हो गया तो बैलेंस हो गया। दैट्स इट। जितना ये साइड है सारे एलिमेंट्स उतने ही वो साइड हो। LHS इज इक्वल्स टू RHS, इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट हो गया, दैट मींस बैलेंस। सिंपल। ये 1 मार्क का क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड में। चलो तो देखो, ये एक है से H2 plus O2 will give H2। वैसे ही यहाँ पर देखो ये जिंक है। अभी हाँ ये आया तो अभी याद आ गया, जैसे मैंने इक्वेशन का बोला था, तो फॉर्मूला का बोला था मैथ्स में कि भाई एक नोट बनाओ या तो पेजेस में लिखो। तो वो स्टार्ट किया, कर दिया, वेरी गुड। हिमांशु किया तो कर देना आज। ओके, आज कर देना। क्या करना है? एक नोट ले लो, तुम रफ नोट लो, नई बुक लो, जो लेना हो लो। ओके, और से A4 साइज के पेपर ले लो, लाइन वाले लो या वाइट पेपर ले लो, जो लेना हो वो। इट्स अप टू यू। पूरे साल तुम्हें यूज करना है, तुम्हें मजा आनी चाहिए कि हाँ चलो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। फिर ऐसा नहीं कि जो मतलब 2 महीने यूज किया और रद्दी जैसा हो गया है कि चलो फिर से बनाते हैं यार, ये तो बहुत गंदा हो गया है, उस पर तेल लग गया है, खाना का लग गया है, गंदे हाथ लग गए, वैसा नहीं। नीट एंड क्लीन होगा तो मजा आएगी। ओके, सो अच्छे से नोट्स बनाओ। नोट्स की बात बाद में करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला के नोट्स जो मैंने बोला वो कि मैथ्स में हर चैप्टर के फॉर्मूलाज, हमारा एक चैप्टर तो हो गया। ओके, तो जो भी इंपॉर्टेंट लग रहा है, जो भी, भले ही 1 पेज से आधा 2 लाइन का भी क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट 1 पेज होना चाहिए एक चैप्टर का। एक चैप्टर का 1 पेज होना चाहिए, तो मिनिमम तुम्हारे 15 पेजेस तो हो गए। वो 15 पेजेस 15 चैप्टर्स जितना हो उतना रिवाइज करते रहो। NCERT के पीछे की समरी देखते रहो और न्यूमेरिकल्स देखते रहो कि अच्छा इसमें ऐसा था, इसमें ऐसा था, और फिर कई गिन के भी देख लो, तो वही रिवीजन है। ओके, तो वो मैथ्स के लिए है, वैसे ही तुम्हें साइंस के लिए भी करना है। क्या करना है? जो मैंने कल तुम्हें शॉर्ट में बता दिया था कि तुम्हें चैप्टर 1 निकालो केमिस्ट्री ये वाला, एंड उसमें जितने भी इतने कंपाउंड है, ओके, वो सारे कंपाउंड के नेम तुम्हें लिखने हैं।
जैसे कि एलिमेंट तो तुम्हें पता है, एलिमेंट ना पता हो तो वो भी याद कर लेना, 9th में मैंने बताया था कि याद होने चाहिए। तो मैं तो इंसिस्ट करता हूँ कि एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के याद रहने चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट 1 to 20 करके तो याद रखने ही है। एटॉमिक नंबर 1 to 20। हिमांशु याद है तुम्हें? सारे याद है? सारे तो नहीं, मतलब मोर देन 15-16 आ रहे। अच्छा चलो बताओ, नाइट्रोजन का कितना है एटॉमिक नंबर? 40। नहीं, उसने मास तुमने एटॉमिक मास बोला, हाँ। एटॉमिक नंबर 7 करेक्ट। और से फ्लोरीन का 11। नहीं, 9 9 ओके। 11 सोडियम। सोडियम। ओके सो 1 to 20 ये तुम्हारा लिस्ट बन रहा है। हाँ तो तुम्हें लिस्ट आउट करते जाओ कि कितनी प्रिपरेशन करनी है। ये एक हो गया है क्या, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर 1 to 20 याद करने हैं। तो एक लिस्ट आउट कर लिया तुमने, ओके कि एटॉमिक नंबर याद करने हैं। ओके अब ये चैप्टर में, अब ये एटॉमिक नंबर में ये Zn आ जाएगा अगर 1 to 30 किया होगा तो, नहीं किया है 20 तक किया है तो Zn नहीं आएगा, कोई बात नहीं, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर लेंगे। अभी तक 20 तक के याद रखो। फिर ये जो कंपाउंड्स है से H2SO4, तो उसका नाम तुम्हें लिख लेना है, बुक में सारे लिखे हुए ही हैं, जो ना मिले वो कल मुझे पूछ लेना, लेकिन तुम बनाओगे तब मुझे पूछोगे ना, तो एटलीस्ट बनाना स्टार्ट करो। ओके तो बनाना स्टार्ट करो। H2SO4, तो H2SO4 मीन्स से सल्फ्यूरिक एसिड। ओके ZnSO4 सो से जिंक सल्फेट। ओके तो ऐसे नाम है, तो वो नाम एटलीस्ट तुम्हें स्टार्ट कर देने हैं। सपोज तुमने स्टार्ट किया पेज 1 पे, कोई भी नहीं है छोड़ो, पेज 2 पे है H2 plus O2 gives H2O, लिखो, इतना इजी भी लिखो कि H2O2 एलिमेंट के नाम मत लिखो, लेकिन H2O सो लिख लो कि ये क्या है, वाटर है। देन सेकंड पेज आया तो भाई वहां पे सपोज ये इक्वेशन मिल गया, ये नहीं मिलेगा लेकिन सपोज ये मिल गया, तो भाई उसको जिंक तो एलिमेंट है H2SO4, तो तुम्हारी नोट्स में H2SO4, तो ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ओके देन नेक्स्ट यहीं पे मिल गया से ZnSO4, तो ये है जिंक सल्फेट। ओके वैसे ये चैप्टर के पांचों चैप्टर की बाद में बात करेंगे, ये चैप्टर के जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं वो लिखना स्टार्ट कर दो। लास्ट ईयर जिन्होंने लिखे थे उनके बेस पे मैं बता रहा हूँ कि 23 to 27 जितने होंगे ये चैप्टर में से, ये पता नहीं वो सारे चैप्टर की बात नहीं, यही चैप्टर में से होंगे शायद, तो मतलब 30 से कम होंगे इन शॉर्ट। ओके इन शॉर्ट कितने, 30 से कम होंगे। वो कंपाउंड के नाम तुम्हें याद रखने हैं, जो तुम्हें ना मिले बुक में उसको पेंसिल से राउंड करके रखो, कल मुझे पूछ लेना। ओके जितने भी हैं बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें, या और फिर उसको लिख तो लिया है, अब याद करना है, तभी मजा आएगी, क्योंकि ये सब बेसिक है। जैसे मैं तुम्हें अभी कुछ कर रहा हूँ तो मैं तुम्हें पूछूंगा कि अच्छा चलो भाई जिंक का तो नहीं, चलो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बताओ, वो पता होगा तो मजा आएगी ना। फिर हम वही 9th का याद करते रहेंगे कि भाई इसका 1 है, इसका 8 है, समझाऊंगा पूरा, तो टाइम जाएगा और मजा नहीं है। जैसे हम फॉर्मूला ना पता हो तो न्यूमेरिकल करने में कैसे मजा आएगी, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। ओके वैसे ही तुम्हें कंपाउंड के नाम याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग मैंने बोला कि एक बार में पूछेंगे, वो उन्होंने प्रोसेस में लिख दिया, वर्डिंग में लिख दिया, तो कि भाई इसको वर्डिंग में बोलेंगे वो लोग कि जिंक सल्फाइड व्हेन एडेड इन सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड, तो ऐसे वर्डिंग में लिखा है, तो उसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो कि भाई जिंक को हमने डाला है सल्फ्यूरिक एसिड में। अब हमें यही नहीं पता सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, तो लिखेंगे कैसे ये? समझ में आया? हमें पता ही नहीं होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, तो लिखेंगे कैसे? जिंक सल्फेट मतलब ZnSO4, वो नहीं पता, तो हम ये लिखेंगे कैसे? सो दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू टुडे। ओके डन? ओके इजी है ना? इजी है, याद रखना है सिर्फ, तो याद रख लेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बहुत लंबा है। अभी ये फर्स्ट चैप्टर में जो याद रखा ना 90% 5th तक वैसा ही सब रिपीट होता रहेगा, कोई नया नया नहीं आने वाला। हर चैप्टर में 30 और 150 हो गए टोटल, ऐसा नहीं होगा। पूरी केमिस्ट्री 5 चैप्टर के 50 होंगे मैक्स,
50 भी नहीं होंगे, बट मैक्स बोल दे रहा हूँ 50 होंगे कंपाउंड। और बार बार लिखोगे तो याद रह जाएगा, उसमें क्या करना है। और ऐसा थोड़ी है पहली बार, ये नाम तो पहले भी कोई कोई थोड़े थोड़े शायद कुछ आए हो। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड पता ही है, H2O वाटर पता ही है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है वो सब। ओके डन। Yes. तो वो लिख लेना। चलो अब देखो, तो वो जो हम बात कर रहे थे वो बात में ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, हमने देखा अभी। लेकिन ये देखो, ये बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है? सारे एलिमेंट को पकड़ पकड़ के देखना, ये बैलेंस्ड है। क्यों? ये जिंक लेते हैं पहले, तो यहाँ एक, वहां पर भी एक। ओके यहाँ पे फिर हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2। सल्फर लेंगे तो सल्फर की यहाँ पर तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1। यहाँ पर ऑक्सीजन 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 4, 4। तो भाई ये बैलेंस्ड है। तो दिस इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, दिस इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें अनबैलेंस देंगे, उसको बैलेंस करना है। तो जैसे हाँ उसको बैलेंस कैसे करें? हाँ वही अभी सीखना है, वही हमारा टॉपिक है। मतलब ऐसा नहीं है कि H2 है, O2 है, तो भाई एक O2 कम है तो यहाँ लिख दो भाई 2, खत्म हो गया। देखो 2 और ये 2 हो गया। ऐसे नहीं करना है। क्यों ऐसे नहीं करना है भाई? सही तो है, क्यों नहीं करना है? देखो H2 यहाँ 2 है, 2 है, O2 2 है, 2 है। ऐसा गलत क्यों हो गया? क्योंकि ये कंपाउंड चेंज कर दिया हमने। H2O वाटर होता है और H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। लिस्ट में ये भी लिख लेना, ये क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हमने बैलेंसिंग करने जा रहे थे और हमने तो प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया। हमें तो सिर्फ बैलेंस करना था। हमें पता ही है कि पानी मिल रहा है, अब तो हमने पानी नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकाल दिया, तो प्रोडक्ट ही चेंज कर दिया। वो नहीं करना है, हमें प्रोडक्ट चेंज करना नहीं है। तो पहला रूल याद रख लो, जब भी तुम बैलेंसिंग करो तो उसके पीछे नहीं कुछ करना है, आगे करना है। मतलब कि ये O या कोई भी हो, कहीं पर भी तुम बैलेंसिंग करो नंबरिंग, तो भाई एलिमेंट के नीचे या पीछे नहीं करना है, आगे करना है। और आगे भी वो एलिमेंट के आगे नहीं करना है, पूरे के पूरे कंपाउंड के आगे करना है। मतलब कि ये मेरा एक कंपाउंड है H2O, फिर ये मेरा O2 भी, सबके ऊपर बॉक्स बना दो। ये पहला रूल तुम्हारा। जब बैलेंसिंग करना स्टार्ट करें तो स्टार्ट कैसे करेंगे? सबके ऊपर पहले बॉक्स बना दो। ओके ये हमें गिवन है, तो सपोज हमने ये बॉक्स बना दिया, यहाँ पर भी बॉक्स बना दिया और यहाँ पर भी बॉक्स बना दिया। नाउ अब हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो अब मुझे 2 करने पड़ेंगे। तो भाई पीछे तो होगा नहीं, बॉक्स के आगे ही ऐड करना है, बॉक्स के आगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2H2O, तो यहाँ पे क्या बन गया मेरा? ट्वाइस H2O। अब ये ट्वाइस किसका है? पूरे बॉक्स का है, तो मतलब H2 का भी 2 है, O2 का भी 2 है। अब देखते हैं H2 2, यहाँ पर H2 ये 2 तो थे और ये बॉक्स के आगे वाले 2 है वो भी है, तो टोटल कितने हो गए? 4। तो ये तो वापस गड़बड़ी हो गई। बैलेंस ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ये 2 हो गए, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में हमने हाइड्रोजन को अनबैलेंस्ड कर दिया। अब फिर से करेंगे, कैसे करेंगे? इसके आगे 2 लिख लेते हैं। ओके तो अब देखो ये 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 2 2 जा 4, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी 2 1 जा 2। समझ में आया? सो दिस इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ट्वाइस H2 प्लस O2 will give twice H2O. So this is balanced chemical equation. तो हमें वर्डिंग में पूछे कि भाई H2 mix with the O2 will give water. Write down the chemical equation and balance it. 1 मार्क में, तो ये मिल गया 1 मार्क हमें। पहले तो लिख लो write down the chemical equation H2 plus O2 will give H2O. then उसको बैलेंस करो। ये बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ना बनाओ तो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि तुम ये 2 को सिर्फ O का गिन रहे हो और H का नहीं गिन रहे हो। बॉक्स के आगे मतलब सबका है वो। ओके जैसे कि ये ZnSO4 है और यहाँ पर मैं 2 लिख दूं तो कैसे हो गया? ये जिंक हो गए 2, सल्फर हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 8, क्योंकि यहाँ पे 1 था, Zn 1 था, तो 1 into 2 2,
सल्फर भी 1 था तो 2 into 1 2, ऑक्सीजन 4 था तो 2 into 4 8। समझ में आया? पूरे का होगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अभी मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक बता दूंगा, बट याद रखना है। ओके, बुक की मेथड है, जैसे मैंने उसमें बताया था कि बुक की मेथड ये है, शॉर्ट ट्रिक ये है। अभी मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तुम्हें 11-12 के बच्चों को भी नहीं पता होगी, और उनको भी आता ही है बैलेंसिंग, 11 साइंस में भी आता है, फर्स्ट चैप्टर में ही, केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, यहाँ पर भी बैलेंसिंग 1 मार्क का आएगा। तो मैं तुम्हें ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कोई भी इक्वेशन तुम्हें दे दे ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ओके चलो तो बढ़ते हैं उसके लिए आगे। तो यहाँ पे बता दिया गया है कि H2O2 H2O, सो पहले कैसे हमें पता चलेगा कि अनबैलेंस्ड है, तो लिख लिया कि हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम्स 2 है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में भी 2 है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में 2 है और प्रोडक्ट में 1 है, तो पता चल गया कि अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर भी सेम यही चीज करेंगे, तो जिंक 1 1, फिर प्रोडक्ट में भी 1, रिएक्टेंट में भी 1, ऐसे हम पूरा ये टेबल लिखेंगे। लिखना क्या है भाई, प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड और सारे एलिमेंट के नाम लिखने हैं, तो इसमें पता चलेगा कि ये बैलेंस्ड है। डन, वो तो हमने कर लिया है ऑलरेडी। देखो ये तुम ये लिख सकते हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा था, तो हम तुमने ऑलरेडी बोल दिया कि ये अनबैलेंस, ये बैलेंस है। ओके ये बैलेंस है, 1 1 2 2 1 1 एंड 4 4, Zn, और ये सीक्वेंस तुम कुछ भी लिखो, तुम पहले हाइड्रोजन लिख लो, कोई बात नहीं। ओके लेकिन सब कुछ रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों सेम हो गया, दैट मींस इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अंडरस्टूड? चलो तो भाई सबसे पहली बात, ये अनबैलेंस, जैसे मैंने तुम्हें ये बता दिया ऑलरेडी, लेकिन लिखा हुआ है तो फिर से बता रहा हूँ, बैलेंसिंग करना क्यों है भाई, रहने दो। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम है क्योंकि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट होना चाहिए, तो भाई कोई चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते मास को, हमारा लॉ है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि दुनिया में जितना भी मास है वो जितना है उतना ही रहता है। ओके कम भी नहीं होता और ज्यादा भी नहीं होता है। ओके तो वो दुनिया के लिए है, ये हमारा रिएक्शन के लिए है। ओके सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। 1 मार्क में अगर पूछा जाए राइट डाउन दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो ये सेंटेंस लिख देना है, सिंपल। ओके दैट मींस कि हमें करना क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, दैट मींस बैलेंस हो गया, मास कंजर्व्ड हो गया, कि नंबर ऑफ एटम्स जो है सारे ही एलिमेंट के वो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम हो जाए। ओके तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन, ये तो हमने बैलेंस ऑलरेडी कर दिया है, ये अनबैलेंस्ड है उसको हमने ये हमें पता चला कि ओ भाई इक्वल नहीं है मतलब ये अनबैलेंस्ड है, और फिर उसको हमने बैलेंस किया। तो देखो सबसे पहले H2O2 और H2O था, अब मैंने यहाँ पे 2 कर दिया बॉक्स के आगे, ये बॉक्स बना दिया देखो, फिर बॉक्स से आगे 2 कर दिया तो हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस किया। तो तुम यहाँ लिख सकते हो क्या कि सपोज ये पहले गिवन है, उसके बाद तुम लिखोगे कि भाई बैलेंसिंग द वाटर मॉलिक्यूल ऑन द प्रोडक्ट साइड एंड देन दिस स्टेप, देन नेक्स्ट बैलेंसिंग द हाइड्रोजन इन द थर्ड स्टेप, ओके इन द रिएक्टेंट साइड, फिर ये। ओके सो पता चल गया कि भाई अब देखो 4 4 2 2 हो गए, दैट मींस इट इज अ बैलेंस केमिकल। सिंपल है। नाउ बैलेंस दिस इक्वेशन। चलो अब तुम्हारे लिए ट्राई करो कि इसको बैलेंस करने की ट्राई करो, थोड़ा जल्दी करना क्योंकि आगे हमें देखना है। तो यहाँ पे क्या क्या है वो मैं लिख देता हूँ। एक तो है आयन है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 लोग हैं। वो बॉक्स जो बनाने का वो पूरे पे आएगा? हाँ पूरे पे आएगा, मतलब ये आयरन पे आएगा, हाँ। फिर ये भी पूरे पे आएगा, फिर यहाँ भी पूरे पे आएगा, सब पे पूरे पे ही आएगा। और फिर तुम्हें आगे ही लिखने हैं नंबर्स, पीछे नहीं लिखने हैं।
3Fe प्लस प्लस 4H2 4H2O फिर 4Fe3 4Fe3O4 प्लस H2 H2 एक सेकंड। ऑक्सीजन टू बढ़ जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन की वजह से। Fe भी बढ़ गया है ना, ये 12 है यहाँ पर, यहाँ पे 3 है। गुड ट्राई बट फिर से देखो, तो मैं करवाता हूँ, मैं तुम्हें वो शॉर्ट ट्रिक अभी ही बता देता हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक अब मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, कहीं पे मिलेगी नहीं, अच्छे से सुन लेना। हाँ, अपने वीडियो में मिल जाएगी ओके, तो वापस देखना हो तो देख सकते हो। कोई भी केमिकल इक्वेशन होगा इससे सॉल्व हो जाएगा, 100% वर्क करेगा। क्या है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे जो एलिमेंट्स है उसमें मेटल कौन है, नॉन मेटल कौन है, उतना पता होना चाहिए। ओके, हाँ, मेटल नॉन मेटल ये दो चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले तो तुम्हें करना है मेटल का बैलेंसिंग, फिर तुम्हें करना है नॉन मेटल का बैलेंसिंग, देन तुम्हें करना है ऑक्सीजन का, देन तुम्हें करना है हाइड्रोजन। ओके, ध्यान से मेथड पहले समझ लो, फिर हम बैलेंसिंग करेंगे। मेटल तो भाई मेटल जैसे कौन से मेटल है, जैसे सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, ओके, आयरन मेटल है, यस, मैग्नीशियम मेटल है। नॉन मेटल्स तो तुम एकदम शॉर्ट ट्रिक बता दो, ज्यादा कुछ याद ना रखना हो तो, ऑल गैसेस आर नॉन मेटल। सारे ही गैसेस क्या है, नॉन मेटल, सारे ही गैसेस, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, फ्लोरीन, सब कोई, नाइट्रोजन, 20 तक तो तुम्हारे यही आते हैं ना गैस। ओके, हाइड्रोजन सबको 2-2 लिखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, देन फ्लोरीन, क्लोरीन। ओके, डन। सारे ही गैस आएंगे किसमें, नॉन मेटल में, और कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, ये सारे सॉलिड है। ये सारे गैस थे, ये सारे कौन है, सॉलिड। इतना याद रख लो, इसके सिवाय तुम्हें सब कुछ मेटल में ही दिया जाएगा। इतना तो याद रह गया, सारे गैस एंड कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, दैट्स इट। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस याद रखो, ऑल गैसेस नॉन मेटल हो गया। बाकी कुछ भी आए, लिथियम आ जाए, सोडियम आ जाए, मैग्नीशियम आए, कैल्शियम आए, पोटेशियम आए, जो भी आए वो सब कुछ मेटल में गिन लो तुम। ये कोई तुम्हारे सिलेबस में जो है वो वैसा ही होगा, पर्टिकुलरली क्लास 10 के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, तब ये रूल तुम लगा सकते हो। ओके, सो समझ में आ गया। उसके बाद हम करेंगे ऑक्सीजन का एंड देन हाइड्रोजन का। लेकिन करने में वापस एक ट्रिक है, क्या, सबसे पहले तुम मेटल को बैलेंस करोगे, उसके बाद तुम नॉन मेटल को बैलेंस करोगे। जैसे ही तुमने नॉन मेटल को बैलेंस किया, फिर से तुम देखोगे कि मेटल अनबैलेंस नहीं हो गया ना, मेटल बैलेंस ही रहना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप इज बैलेंसिंग दिस, सेकेंड स्टेप इज बैलेंसिंग द नॉन मेटल। जब नॉन मेटल को बैलेंस किया, अगेन यू हैव टू गो टू द फर्स्ट स्टेप एंड बैलेंस द मेटल, देन अगेन बैलेंस द नॉन मेटल, देन दोनों आ गए बैलेंस, देन यू कैन गो फॉर ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस किया, अगेन गो टू द फर्स्ट स्टेप, मेटल को बैलेंस करो, नॉन मेटल को बैलेंस करो, ऑक्सीजन को बैलेंस अभी किया है, एंड देन यू कैन गो फॉर हाइड्रोजन। तो जैसे ही एक स्टेप करो, वापस फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप किया, वापस फर्स्ट स्टेप, तीसरा स्टेप किया, वापस फर्स्ट स्टेप, वैसे ही आगे बढ़ना है। एक करके बताता हूं तो समझ में आए। जैसे कि पहले तो यहाँ पे 3 लोग थे, हमने बोला है, आयन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। भाई ये दो तो नॉन मेटल है, गैसेस है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और मेटल है। तो सबसे पहले मेटल का करेंगे। तो मेटल का करेंगे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ 3 कर दे, सो 3F, डन। देन अब हमें नॉन मेटल तो दोनों ही है, और हमें करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, सीक्वेंस हमें पता ही है। तो पहले ऑक्सीजन का करेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, ये साइड कितना है, 4, तो हम इसको 4 दे देंगे, 4
H2O हो गया 4। ओके, यहाँ पे जैसा है वैसा रहने दो अभी। डन। तो अब देखो, पहले बैलेंस किया था Fe, तो भाई 3 थे। फिर सेकेंड ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो भाई 4 कर दिया, यहाँ पर भी 4 है, बैलेंस हुआ। अब वापस फर्स्ट स्टेप पे, वापस फर्स्ट स्टेप मेटल पे। तो अब देख लो, मेटल 3 है, यहाँ पर भी 3 है, कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, देन नॉन मेटल, तो मतलब दोनों ही नॉन मेटल है। फिर ऑक्सीजन का किया हमने, तो ऑक्सीजन 4। तो अब लास्ट क्या बाकी रहा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यहाँ पर, अब ये नहीं देखना, ये देखना, हाइड्रोजन यहाँ पर हो गए हैं 8। यहाँ पे कितने हो गए? 8। 4 2 8। और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो कितना करना पड़ेगा? 4। तो 4 2 8 हो गया। अब फिर से तीनों स्टेप देख लो। मेटल 3 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 8 डन हो गया। नाउ इट इज अ बैलेंस। तो देखो कितने स्टेप हुए। पहले तुमने एक आयन वाला लिखा, दूसरे में तुमने ऑक्सीजन वाला लिखा, और तीसरे स्टेप में तुमने हाइड्रोजन वाला। 3 स्टेप में बैलेंस हो गया है। ये जो इससे पहले वाली मेथड जो बुक में बताई है, बुक वाली तो मैंने तुम्हें बताई नहीं, वो हीट एंड ट्रायल मेथड है। उसमें ऐसा नहीं है कि पहले मेटल नॉन मेटल, तुम्हें मर्जी है वो करो, ऑक्सीजन को पहले करो, जो इजी लग रहा है वो। बुक में क्या पता है कि जो पूरे नंबर्स हो, जिसके नंबर्स कम हो उसको पहले करो, या फिर नंबर ज्यादा हो उसको करो। जैसे कि आयन 3 है, ऑक्सीजन 4 है, ये ऑक्सीजन 4 है तो पहले ऑक्सीजन का कर दो। बुक में ऐसे रूल्स हैं, बट उस इसीलिए वो जो बुक में है उसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। क्या बोलते हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब कि ट्रायल मेथड है, लगा तो छक्का और नहीं लगा तो बोल्ड। ओके, तो लाइक दैट हीट एंड ट्रायल। एक बार नहीं आया दूसरी बार नहीं आया तीसरी बार, हीट एंड ट्रायल। दिस इज कंफर्म्ड, अपनी कंफर्म मेथड है कि भाई कोई भी हो इससे हो ही जाएगा, श्योरिटी वाला है, ट्रायल नहीं है, हो ही जाएगा ऐसे। लेकिन तुम्हें ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और इतना याद रखना पड़ेगा, कार्बन सल्फर एंड फास्फोरस एंड ऑल गैसेस। सिंपल। आ गया बैलेंसिंग। कई स्टूडेंट को महीने लग जाते हैं, बैलेंसिंग नहीं आता। तुम्हें आ गया? पक्का? ओके, वेरी गुड। चलो देखो, तो ये हीट एंड ट्रायल मेथड, जैसे कि Fe बैलेंसिंग किया। देखो किसका किया? पहले ऑक्सीजन का। नंबर 4 है, ज्यादा है, मैंने बोला ना कि बुक में ऐसे रूल है, जो ज्यादा हो वो कर दो। तो ऑक्सीजन है तो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन किया, देन बैलेंसिंग ऑफ हाइड्रोजन किया, एंड देन लास्ट में बैलेंसिंग ऑफ आयरन किया। ओके, लेकिन उसमें प्रॉब्लम हो, स्टेप्स बढ़ जाए, इससे अच्छा है तुम यही हमारी सीक्वेंस में जाए। अब बैलेंस है, डन। चलो एक और ट्राई करो। नहीं, ट्राई बाद में करना। ये हमारा जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, अब बैलेंस हो गए ना अब तो। ओके, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है उसमें सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स भी होते हैं। तो ये क्या है? सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो वो भी हमें लिखना पड़ेगा। उससे परफेक्ट पता चलता है कि अच्छा तुम हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाओगे तब जाके H2O लिक्विड मिलेगा, तो हमें स्टेट पता चलेगी। तो वो भी लिखने पड़ेंगे, सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट। तो सिंबल ऑफ द फिजिकल स्टेट में 3, एट द सेम टाइम एक नया एक्स्ट्रा आया है, कौन? एक्वियस, AQ लिखते हैं। ओके, सो एक्वियस क्या है? किसी भी सब्सटेंस को पानी में घुला दिया है तुमने, वो जो सॉल्यूशन बना है उसको बोलते हैं एक्वियस। जैसे कि पानी है, उसमें तुमने नमक डाल दिया और घुला दिया अंदर, नमक वाला पानी बन गया। सो नमक वाला पानी, अब जो नमक डाला वो सॉलिड था, पानी में डाला वो लिक्विड था, लेकिन अब जो बना है नमक वाला पानी, मतलब नमक को हम बोलेंगे सॉलिड स्टेट, पानी को हम बोलेंगे लिक्विड स्टेट, लेकिन नमक वाले पानी को हम बोलेंगे एक्वियस मीडियम। क्या बोलेंगे? एक्वियस स्टेट और एक्वियस मीडियम। ओके, चीनी वाला पानी, नमक वाला पानी, कुछ भी तुमने अंदर मिला दिया, चूना डाल दिया है पानी में, व्हाइट कर दिया है, चूने वाला पानी, तो चूने वाला पानी इज एक्वियस मीडियम। डन, सिंपल। ओके, तो एक्वियस मतलब क्या? कि तुमने पानी में उसको बनाया हुआ है, सॉल्यूशन, नींबू पानी बनाया है, तो वो एक्वियस। ओके, तो देखो, रिएक्टेंट्स और से प्रोडक्ट प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। कि रिएक्टेंट में भी हो सकता है, प्रोडक्ट में भी मिल सकता है, लेकिन क्या तुम्हें सॉल्यूशन
बनाया है तुम्हें वाटर के अंदर सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा, उसको तुम अब पानी थोड़ी बोलोगे। एक साइड में मैं एक ग्लास में मेरे पास नींबू पानी है, एक ग्लास में मेरे पास पानी है, दोनों को मैं पानी थोड़ी बोलूंगा, इसको मैं नींबू पानी बोलूंगा ना, दैट इज एक्वियस, एंड सिर्फ पानी दैट इज लिक्विड। ओके सो जैसे कि ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि आयन जो है वो सॉलिड स्टेट में है, H2O जो है वो गैसियस स्टेट में है, H2O गैसियस स्टेट में, दैट मींस स्टीम और से वाटर वेपर, सो यूज्ड एज अ स्टीम। ओके एंड देन अगेन यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ पे गैस फॉर्म में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। सिंपल, पता चला? ये केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है। हाँ केमिकल, हाँ ये सारा ही मतलब S लिखना पड़ेगा, L लिखना पड़ेगा, G लिखना पड़ेगा और से एक्वियस लिखना पड़ेगा। ओके जब भी तुम्हें 1 मार्क में पूछे राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन, तो उसमें ये लिखना पड़ेगा। अगर नेगेटिव बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये ट्रिक है तो बता रहा हूँ कि अगर तुम भूल गए कि भाई यहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं है कि ये G में है या लिक्विड में है, तो भाई किसी का मत लिखो, किसी का स्टेट लिखना ही मत। लेकिन तुमने 3 का लिखा और 1 का छोड़ दिया, उसकी आंखें वहीं जाएगी कि ये क्यों यहाँ नहीं लिखा उसने, और मार्क्स काट देंगे। और अगर 1 भी नहीं लिखा, हाँ बैलेंस है, सही है, जाओ आगे। तो अगर कहीं पे भूल जाए, प्रिपरेशन के टाइम पे हमें फुल प्रिपरेशन करनी है, याद रखना है ये सॉलिड लिक्विड मिक्स हो रहा है, एक्वियस बन रहा है, ये वो हम याद रखेंगे। लेकिन कभी बाई चांस भूल गए, मेरे पे ही मत ट्रिकर लगाना लेकिन कभी भूल गए तो किसी का भी मत लिखना, 1 का भी भूल गया तो किसी का भी मत लिखना। और या तो फिर तुम्हें तुक्का मारना हो तो तुक्का मार सकते हो कि भाई हाइड्रोजन गैस है तो वो थोड़ी लिक्विड में मिलेगा, ये भूल गए तुम कि ये गैस है या नहीं, भाई हाइड्रोजन है गैस में ही मिलेगा ना, वहां थोड़ी सॉलिड और लिक्विड मिलेगा। तुम G लिख सकते हो, याद हो या ना हो तो G, लेकिन वही केस में H2O याद हो ना हो या ना हो, लिक्विड ही होगा ना, पानी तो जरूरी नहीं है स्टीम भी होगा। ओके ओके नेक्स्ट, जैसे हमने बोला कि हीट देना हो तो हम हीट लिखेंगे ऊपर, या फिर वो ट्रायंगल बनाएंगे नीचे ऊपर। सेम वे कोई पर्टिकुलर कंडीशन होगी कोई प्रोसेस के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है और पानी बन जाता है, तो हमेशा थोड़ी बनता है। अभी एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी दिख रहा है पानी ओके उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए, तभी वो वर्क करेगा, हर बार वर्क नहीं करेगा। ओके जैसे कि मैं बोल दूं कि भाई तुम आज ये जितना भी पढ़ा है सब कुछ पढ़ लेना, तो उसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए। कल एग्जाम होगी या कल मैं टेस्ट रख लूं तो तुम पढ़ोगे ही आज, लेकिन वो प्रेशर नहीं है तो थोड़ा लिबरल है, हाँ करेंगे, लेकिन वो फिर रिजल्ट नहीं आएगा, जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बनेगा नहीं। इसीलिए पढ़ने के टाइम पे रोज, जब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पढ़ना है, आज के दिन भी मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे रोज सपोज से एक्सरसाइज करनी है, तो एक गोल ही होगा कि भाई आज 10 किए थे पुशअप्स, कल 12 करने हैं, तो पक्का ही है कि कल 12 करने हैं, तो मतलब करने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि कल स्किप कर देते, ऐसा नहीं चलेगा। ओके लाइक दैट तुम्हें कंफर्म कि भाई ऐसे ही पढ़ना है कि कल एग्जाम है, तो आज तो इतना पढ़ के, अभी अगर तुम ऐसा नहीं सोचोगे थोड़ा सिर दर्द हो रहा है, आज नींद ज्यादा जा रही है, कल पढ़ देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे, वो सब माइंड की ट्रिक है। ओके वो माइंड को दोस्त बना के हमें जीतना है, दोस्त तो बनाना है लेकिन हमें जीतना है। ऐसा नहीं कि दोस्त बनाए और हमेशा हमारा मन ही जीतता रह रहा है। तो मन तो बोलेगा सो जाओ, भरपेट खाना खा लो, तो सो ही जाओगे फिर, तो थोड़ा कम ही खाओ। खाना ज्यादा खाना हो तो दोपहर को खाना, खाने के भी बायोलॉजी में हम पढ़ते थे ना, वो सारी आयुर्वेदा में भी ट्रिक्स है। सन की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली खाना खाना चाहिए। जब सबसे ज्यादा जब धूप गिरे तब सबसे ज्यादा खाना चाहिए, तो तुम्हें सबसे ज्यादा खाना चाहिए लंच, अमाउंट में सबसे ज्यादा होना चाहिए लंच, उससे थोड़ा कम होना चाहिए ब्रेकफास्ट, लंच से थोड़ा कम। और अभी तो सनसेट के बाद हम 8 बजे खाएंगे, दिखता है सन 8 बजे? नहीं दिखता। 7:30 बजे दिखता है? नहीं दिखता। दैट मीन्स सबसे कम खाना चाहिए, सबसे कम। और थोड़ा हैवी खाना है तो अभी खा लो जब दिख रहा है, इवनिंग के टाइम। इसलिए जैनिज्म में सनसेट से पहले खा लेते हैं। सबके पीछे रीजंस है, हम रिलीजन के नाम पे या कोई ना कोई ऐसे लगा देते हैं कि फास्ट कर लो अच्छा है। अच्छा साइंटिफिकली अच्छा है,
साइंस समझ नहीं रहे इसलिए ऐसे भाई जो समझे वो तुम करो ना भाई, फायदा होगा एटलीस्ट, लाइक दैट। सब साइंटिफिक है। ओके, समझ में आ रहा है? Yes. ओके, सो टेम्परेचर अगर हो पर्टिकुलरली कि भाई 200 डिग्री केल्विन पे 200 केल्विन पे ये करना है रिएक्शन, तो तुम्हें यहाँ टेम्परेचर लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे वो टेम्परेचर मत लिखना, वो पर्टिकुलरली वो 200 केल्विन लिखना है, वैल्यू लिखनी है। प्रेशर से 20 बार, 1 बार, 2 बार, 5 बार, जो भी किया, एरो को ऊपर नीचे कहीं पे भी चलेगा, कहीं पर भी चलेगा, ऊपर या नीचे। और एक चीज होती है कैटालिस्ट। क्या होती है? कैटालिस्ट। ओके, तो कैटालिस्ट क्या करता है वो भी तुम्हें यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे से निकल, कैटालिस्ट, तो निकल मैंने रखा है यहाँ पर। अब कैटालिस्ट का काम क्या है? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, चीयर लीडर है। ओके, वो खेलते नहीं है, बस ऐसे ओ 6 मारी हो, बस वैसे। सो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो फिर प्रोडक्ट में तो वो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ रिएक्ट ही नहीं कर रहे तो प्रोडक्ट में कैसे आएगा? काम क्या है फिर इसका? चीयर लीडर का काम क्या है? भाई वो वेल डन, थोड़ा जो जोश है वो बढ़ाए। तो कैटालिस्ट का काम है कि वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। रिएक्शन, हिंदी में ही लिख देता हूँ, रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। समझ में आया? Yes. कैटालिस्ट रखेंगे तो स्पीड ही हो जाएगा। मतलब से ये कैटालिस्ट है, ये रिएक्शन है होने में 1 घंटा लग रहा है, ये रिएक्शन होने में 1 घंटा लग रहा है, और जैसे ही मैंने निकल डाला तो मेरी रिएक्शन हो गई 20 मिनट्स में। तो भाई मेरा टाइम बच गया ना, 40 मिनट्स बच गई मेरी। मैं कैटालिस्ट तो डाल ही दूंगा, वैसे भी वो कोई प्रोडक्ट किसी के साथ रिएक्ट तो करने नहीं वाला। उससे होगा क्या कि टाइम बच जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा, और रिएक्शन का टाइम कम हो जाएगा, कम टाइम में रिएक्शन खत्म हो जाएगी। सो दैट इज बेनिफिशियल टू अस। सो कैटालिस्ट का फंक्शन पता चल गया, टू स्पीड अप द रिएक्शन। ओके, जैसे कि ये लिखा हुआ है देखो 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, फिर जैसे कि हम हीट करते हैं तो यहाँ पे हीट लिखते थे ट्रायंगल, लेकिन कोई कोई रिएक्शन सनलाइट में, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन वो आएगी, वो भी आएगी, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन आएगी। तो भाई उसमें यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? हीट नहीं लिखेंगे, हीट तो है ही, लेकिन कौन सी हीट है? सनलाइट वाली हीट है। ओके, तो सनलाइट हो तो ऐसे ऊपर सनलाइट लिखेंगे। एक्वियस है तो देखो सब जगह एक्वियस, एक्वियस, लिक्विड, लिक्विड, एक्वियस ऐसा लिखा हुआ। डन, सिंपल था। ओके ओके, चलो ये करो अभी। हो गया? हाँ बोलो। 2Fe 2Fe प्लस देखिए 2Fe प्लस 3H2O 3H2O फिर Fe2O3 प्लस 3H2। ओके, तो सपोज Fe 2 2 हाइड्रोजन 3 2 6 6 ऑक्सीजन 3 3 करेक्ट। ओके,
सर आ गया बोलो। सर CO2 3 3 CO2 6 H2O 6 H2O उधर 2 2 आखिर में आखिर में आखिर में कुछ नहीं बस इतना ही O2 और ओके। सो कार्बन 3, तो कार्बन तो यहाँ पे 12 है। कार्बन इससे करो एक बार। बोलो। 6 CO2 6 CO2 प्लस 6 H2O 6 H2O फिर सेम और वहाँ पे हाँ C6 C6 H12 H12 O6 O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 O2। सो कार्बन 6 है, वहाँ पर भी 6 है, ऑक्सीजन 12 और 6 18, यहाँ पे 6 एंड 12 18, वेरी गुड। और हाइड्रोजन 12 ओके करेक्ट। समझ में आया हिमांशु? कोई बात नहीं, लेकिन समझ में तो आ गया ना। देखो मैं करवा देता हूँ, ऐसा हो तो देखो कैसे। हमने क्या बोला था, सपोज ये वाला है तो इसमें 3 लोग हैं, एक तो है Fe हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम करेंगे मेटल का, तो भाई ये मेटल है तो Fe का करेंगे, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है तो हम 2 कर देंगे। ट्वाइस Fe प्लस H2O विल गिव Fe2O3 प्लस H2। देन नेक्स्ट हम करते हैं किसका, ऑक्सीजन का करते हैं। देन तो ऑक्सीजन का करेंगे, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 कर देंगे। सो कैसे करेंगे इसे, ट्वाइस Fe प्लस 3H2O विल गिव Fe2O3 प्लस H2। अब वापस मेटल का देख चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 थे, यहाँ पर भी 2 है। फिर ऑक्सीजन का भी देख लेंगे वापस, तो यहाँ पे 6 हुए हैं, सॉरी वहाँ पे 3 हुए हैं, यहाँ पर भी 3 है। एंड लास्टली हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो दैट्स इट। ये हमारा, ओ सॉरी इसमें थोड़ी देखना है, इसमें देखना है। सो हाइड्रोजन यहाँ पर है 3 2 6 और यहाँ पर है सिर्फ 2, तो वहाँ पर हमें करना पड़ेगा। सो ट्वाइस Fe प्लस 3H2O विल गिव Fe2O3 प्लस 3H2। ओके, सो देखो ट्वाइस Fe 2 Fe 6H2 6H2 3O3। डन, आया समझ में? ओके चलो फिर से दूसरा समझा देता हूँ। तो दूसरे में क्या है, देखो सबसे पहले कौन कौन है वो देख लो। तो कौन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन वापस आया, तो 3 लोग ही हैं। ओके, इसमें से मेटल एक भी मेटल नहीं है, सभी नॉन मेटल है क्योंकि ये दोनों तो गैस है। और कार्बन तो मैंने बोला था, कार्बन फास्फोरस और सल्फर, CPS याद रखो, CPS CSP कुछ भी याद रखो, SPC कुछ भी याद रखो। ओके, CSK हम बोलते हैं ना, तो CSK नहीं लेकिन पंजाब CSP। ओके, सो व्हाटएवर, कार्बन सल्फर एंड फास्फोरस। ओके, सो सबसे पहले कार्बन का करेंगे हम, नॉन मेटल है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर 6 कर देंगे। तो 6 CO2 प्लस H2O विल गिव C6 H12O6 प्लस O2। नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ये सीक्वेंस याद रखनी है हमें। सो मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल हो गया, ऑक्सीजन का कर रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया है 6 2
12 और यहाँ पर एक है 13, टोटल कितने हैं 13 है। यहाँ देखो हिमांशु, देन यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन 6 और ये 2, तो कितने हो गए 8। यहाँ पर है 8 और यहाँ पर कितने हैं 13 है, 6 2 12 13, यस। तो मुझे यहाँ पर इसके जैसे करने पड़ेंगे, तो इसके जैसे करने के लिए क्या करेंगे, 6 तो है, 6 है और यहाँ पर दूसरे 2 है, मतलब 8 है, तो मुझे 5 करना है, 5 लाने हैं। तो 5 कैसे लाएंगे, अगर मैं यहाँ पर से 4 कर दूं तो 4 2 8 प्लस 6 तो 14 हो जाएंगे, मुझे तो 13 करने हैं, करेक्ट। तो 4 नहीं करूंगा तो 3 कर देते हैं, तो 3 करेंगे तो यहाँ पर 3 करेंगे तो 3 2 6, 6 प्लस 6 12, कम हो गया। तो एक ज्यादा हो रहा है और एक कम हो रहा है। इस केस में क्या करेंगे, इस तरफ भी कुछ करना पड़ेगा, हमें तो बैलेंस करना है, हमारा एम क्या है बैलेंस। तो यहाँ पर तो अगर 4 ले रहे हैं तो एक ज्यादा आ रहा है, 3 ले रहे हैं तो एक कम आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ करके देखते हैं कि यहाँ पर एक H2O है, उसकी जगह 2 H2O करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम 2 H2O पहले कर लेते हैं, 6 H2। इसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इवन नंबर में है और ये ऑड में है, तो उसको इवन में ला रहे हैं हम। तो 6 CO2 प्लस से ट्वाइस H2O will give C6 H12 O6 plus O2। Now अब देखो, अब ये कितने हुए 12 और ये हुए 2, 14 हो गए। अब 14 का तो हमें पता था, कैसे 4 लिख देंगे तो 4 2 8 और ये 6 14, तो यहाँ पर 8 वाला आ जाएगा। 6 CO2 plus 2 H2O will give C6 H12 O6 plus 4O2 एंड लास्टली हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितने हैं 12, तो हमें यहाँ ज्यादा करने पड़ेंगे। पहले हमने ऑक्सीजन को किया तो वापस देख लो कि नॉन मेटल चेंज नहीं हो गया है, तो यहाँ पे नॉन मेटल कार्बन कितना था 6 और वहां पर भी है 6, तो नहीं चेंज हुआ। अब हाइड्रोजन की बारी है, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं 4 और यहाँ पर कितने हैं 12, तो भाई मुझे यहाँ बढ़ाने पड़ेंगे। तो बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पे कितना करूंगा 6 कर दूं, 6 कर दूंगा तो कितना होगा 6 2 12 आ जाएगा। ओके, तो मैं ये करता हूँ, तो ये जो है उसको मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ 6 CO2 प्लस से हाइड्रोजन, तो मुझे 12 करने हैं ना, तो यहाँ 6 लिख दूंगा तो 6 2 12, तो 6 H2O, then it will give C6 H12 O6 plus 4O2। then अब वापस सब कुछ चेक करना है, नॉन मेटल्स कार्बन 6 डन, ऑक्सीजन तो 6 2 12 एंड 6 18 यहाँ पर है और यहाँ पर 8 और 6 14 है, तो मुझे यहाँ पे 18 करने हैं। 18 करेंगे तो यहाँ पर मैं क्या करूँ, 6 तो है ही, तो 12 करने पड़ेंगे, तो यहाँ 6 कर दूं, 6 CO2 plus 6 H2O will give C6 H12 O6 plus 6 O2 कर देता हूँ, तो ये 12 हो जाएंगे, 12 plus 6 18 हो गए, तो ऑक्सीजन दोनों साइड 18 हो गए। अब हाइड्रोजन लास्ट वाला, तो हाइड्रोजन है 6 2 12 और यहाँ पर भी है 12, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। डन, आया समझ में? ओके, तो ये थोड़ा लेंदी था बट मार्क्स मिल रहा है। मेरा तो 2 ही स्टेप में हो गया, तो तुमने सीक्वेंस थोड़ी चेंज की होगी। हाँ, इसीलिए तो आ सकता है, यस आ सकता है। मैंने वो हाइड्रोजन वाला पहले लिया, इसलिए ओके हाँ, तो व्हाटएवर, बट आना चाहिए। ओके, समझ में आ गया? तो आज हमने जो भी डिस्कस किया सब कुछ समझ में आया। चलो एक क्विक रिवीजन देखते हैं। स्टार्टिंग हमने किससे की? स्टार्टिंग हमने की कि भाई कोई प्रोसेस हो रही है, वो प्रोसेस फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, वो आइडेंटिफाई करना है। तो हमने आइडेंटिफाई किया, उसके रीजंस हमने देखे कैसे आइडेंटिफाई करें। तो अगर भाई सब्सटेंस का साइज चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट का सब्सटेंस का साइज चेंज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है,
उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज अ फिजिकल चेंज। और अगर केमिकल चेंज है तो कैसे पता चलेगा? केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी तो केमिकल चेंज। एक चीज रह गई, वो क्या है? केमिकल भी पता चल सकती है क्या कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो भी थोड़े साइन है। जैसे यहाँ पे शेप, साइज, स्टेट है, वैसे यहाँ पर भी साइन है। वो साइन कौन से है? वो बुक में गिवन है। दो साइंस आर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, केमिकल रिएक्शन हुई तो क्या बढ़ जाएगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, मतलब कोई चीज हमने डाली और फिर वो गर्म हो गया तो हमें मतलब हॉट लगेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस रिलीज हो सकते हैं। जैसे हमने पेपर को जलाया, केमिकल रिएक्शन थी, ओके, केमिकल रिएक्शन थी ना, पेपर को जलाया तो कंबशन हुआ था, तो गैसेस रिलीज हुए, CO2 रिलीज हुआ था, तो गैसेस रिलीज होना, फिर थोड़ा हॉट भी, कुछ भी चीज जलेगी, कंबशन होगा तो हमें गर्म तो लगेगा, हॉट लगेगा, तो टेम्परेचर चेंज होना, गैसेस का चेंज होना, कलर भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो जाएगा। अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो सपोज आयरन है तुम्हारा, ये आयरन है Fe वाला, हमने इसके पहले देखा ना, ये रहा, तो Fe की H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसका कलर तुम्हारा अलग होगा और इसका कलर तुम्हारा ब्राउन हो जाएगा। ओके, ये तुम्हारा ब्राउन नहीं होगा, ये थोड़ा सिल्वरी और थोड़ा लाइट सिल्वरी जैसा होगा, लेकिन ये H2O है, उस पे जैसे हम रस्टिंग का कलर होता है, आयरन पे रस्ट लग जाता है तो कैसा कलर हो जाता है? सो इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। ओके, सो कलर भी चेंज होगा, तो ये इंडिकेशन है केमिकल रिएक्शंस के। सो ये हमने देखा। फिर जो प्रोसेस है उसको हम लिखेंगे एक इक्वेशन के तौर पे, जो राइट हैंड साइड पे है उसको हम बोलेंगे राइट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। बीच में एरो होगा, एरो के ऊपर हम हीट देना हो, ट्राइंगल लिखो, सनलाइट लिखो, व्हाटएवर, प्रेशर लिख सकते हैं, टेम्परेचर लिख सकते हैं, एंड कैटालिस्ट भी लिख सकते हैं। कैटालिस्ट का काम है टू स्पीड अप द प्रोसेस, and at the same time we will write solid, liquid, gas and aqueous, the physical states also we will write. Then we have seen how to balance the chemical equation. So पहले तो अनबैलेंस्ड होगा तो ही बैलेंस करने को देंगे, जरूरी नहीं है, कोई कई बार ऐसा हो सकता है कि तुम्हें बैलेंस ही दे जाए, न्यू एक्सरसाइज है तुम्हारी तो बैलेंस ही दिया होगा और बोलेगा बैलेंस करो, तो तुम ऐसे ढूंढते हो क्या करे, कुछ नहीं करना, बैलेंस ही है, लिख लो, इट इज ऑलरेडी बैलेंस। ओके, सो वैसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हें। ओके, यू कैन प्रैक्टिस टुडे यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम द एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट में भी है, एक्सरसाइज में भी है कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, तो वो तुम डायरेक्टली बैलेंस कर सकते हो। वर्डिंग के फॉर्म में भी क्वेश्चंस अलग है और इक्वेशन के फॉर्म में भी गिवन है। ओके, सो वो तुम कर सकते हो। ये हमने हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन देखा। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है, दैट इज द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो अगर हो सकता है, सो टुमारो कंसेप्ट वाइज आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड, मे बी बोल रहे, मे बी कंसेप्ट वाइज। लेकिन उसके बाद ये सपोज हमने देख लिया कि जैसे ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, तो मैं तुम्हें ऐसे बता दिया कि भाई A प्लस B दिखने में क्या लग रहा है, तो वही ये दोनों इकट्ठा होके A भी हो गए, तो मतलब ये दोनों कंबाइन होके ये A भी बना दिया, तो ये कंबाइन होके A भी बना दिया, मतलब इसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन हो रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, अगर टूट रहे हैं तो डिकम्पोज हो रहे हैं, तो उसका नाम दे दिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो मैं समझा दूंगा, ये जो कंटेक्स्ट बनाया है इजी वे रखने के लिए ये कंटेक्स्ट है। अब फिर बुक का जो इक्वेशन है सारे वो भी हमें देखने हैं, देन वी विल सॉल्व द इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आल्सो। अभी अंदर ही मैं तुम्हें यहीं पे समझा दूंगा इन टेक्स्ट क्वेश्चन, और तुम्हें मटेरियल भी भेज दूंगा, कोई भी मटेरियल यूज करो, कोई बात नहीं, NCERT बेस होना चाहिए, दैट्स इट। तो मटेरियल भी भेज दूंगा एंड ये समझा दूंगा मैं, और फिर इन टेक्स्ट वाले और एक्सरसाइज वाले मैं खुद सब कुछ ही तुम्हें समझा दे रहा हूँ। जैसे न्यूमेरिकल्स मैथ्स के मैंने करवाए, अब तुम खुद कर रहे हो, वैसे ही यहाँ पे सारे क्वेश्चंस मैं खुद तुम्हें सारे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें खुद करने हैं। अब जैसे मैथ्स की वो नोट्स तुमने बनाई है, वैसे साइंस की एक नोटबुक बनानी है, एकदम नीट एंड क्लीन, अच्छे हैंड राइटिंग वाली, कि पूरे साल तुम्हें अगर केमिस्ट्री पढ़नी हो तो तुम कोई भी रेफरेंस बुक ना उठाओ, तुम अपने हाथ से लिखी हुई नोट्स में से पढ़ो। वैसी नोट्स तुम्हें बनानी है जो तुम्हें पढ़ने में मजा आए। मतलब कोई ऐसा बोलेगा अरे यार क्या नोट्स बनाई है, लाओ जेरोक्स करवाने दो, वैसे इतनी अच्छी होनी चाहिए मतलब। ओके,
और टू द पॉइंट ही लिखना, अच्छा लगने के लिए। फिर ऐसा नहीं कि 5-6 पेन यूज की कलर वाली और अच्छा, वो अच्छे की बात नहीं कर रहा हूँ। नीट एंड क्लीन, पढ़ सके, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा भी नहीं है कि बहुत छोटा लिख लिया, ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े आंसर लिखे, बुक में जो है वो सारा छाप दिया ना। जो पॉइंट लिखने हैं हमें, 4-5 पॉइंट लिखने हैं, तो 4-5 पॉइंट में खत्म करो आंसर। उसमें से तुम्हें पढ़ना है, जो पढ़ोगे वही लिखोगे। ओके, सो उसमें से तुम्हें पढ़ाई करनी है। सो दैट ऑल्सो वी विल प्रिपेयर। सो साथ साथ में तुम्हारी पढ़ाई होती रहेगी। सो नीट एंड क्लीन लिखना स्टार्ट करना, जब हम डिस्कस करेंगे उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। अभी आज तुम क्या कर सकते हो, ये सारे कंपाउंड के नाम लिख सकते हो। पहले तो एटॉमिक नंबर बताए वो याद कर लो, फिर कंपाउंड के नाम सारे लिखने हैं चैप्टर 1 के। और दूसरा एक काम जो है वो, जैसे तुम आज कंपाउंड के नाम लिखोगे, वैसे ही जितने भी केमिकल इक्वेशंस गिवन है ये चैप्टर में, वो भी तुम्हें लिखने हैं विद द नेमिंग। ओके, जैसे कि तुम्हें बता दिया गया है कि भाई Na plus Cl will give NaCl, तो सोडियम प्लस क्लोराइड विल गिव सोडियम क्लोराइड। तो ये एक पूरा इक्वेशन हो गया। तो वैसे इक्वेशन जितने बने वो भी तुम्हें लिखने हैं। तो एक तो कंपाउंड के नाम लिखने हैं, और दूसरा सारे इक्वेशन लिखने हैं नाम के साथ। बुक में है ही, अगर वापस उसमें भी समझ में ना आए तो थोड़ी जगह, उसकी जो जगह है वो छोड़ देना, कल मुझसे पूछ लेना, एंड देन वो फिल इन द ब्लैंक्स कर देना। ओके, ठीक है सर ये मैंने हाँ। फॉर्मूला कुछ बनाया, ये 9th में बनाई थी, उसी में 10th की कंटिन्यू। अच्छा, वेरी गुड। गुड। हाँ, एटॉमिक मास भी जो जरूरी है उसके लिखे हुए हैं। गुड, ये काम आएंगे। पॉलिनोमियल्स, गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, देख लो देख लो। ओके, तो अच्छे से वापस साइंस भी पढ़ने स्टार्ट कर देना। ओके, ये जो बुक में से ही एनसीईआरटी पढ़ो कोई बात नहीं, देन क्वेश्चन आंसर भी मैं तुम्हें बता दूंगा, तो वो तुम लिख लेना पहले, उसके बाद प्रिपेयर करना स्टार्ट करना। आज के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत काम है। कंपाउंड के नाम, एटॉमिक नंबर, कंपाउंड के नाम, इक्वेशंस, इतना करना है। और ये हो जाए उसके बाद तुम एनसीईआरटी में से केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, Yes.